हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8। जी हाँ प्यारे बच्चों, बड़े भाई साहब, ये एक अलग ही दिलचस्प कहानी है और बहुत ही अच्छे से होने वाली है, बहुत दूर तक जाएगी। आप इसे पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। घर के बड़े हमें बात बात पर टोकते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, जबकि ऐसा वे हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बड़े भाई के इसी प्रकार के व्यक्तित्व का परिचय दिया है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिससे आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझूं। अब देखिएगा, एक छोटा बच्चा 9 साल का है, वो अपने बड़े भाई 15 साल के की एक बात अपने कहानी बता रहा है। कह रहा है कि बड़े भाई का व्यवहार ऐसा था, ठीक है, और उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार था। वो मुझे किस तरह से लेकर के चलेंगे, वो किस तरह से मुझे आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे या उनसे क्या कराएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इस इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे। जी हाँ, पहले से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, श्रीयुति राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवी जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। अब देखिएगा, बच्चा कहता है कि वो मुझसे 5 साल बड़े थे, मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे। मैं 5वीं क्लास में चल रहा था, वो 9वीं क्लास में चल रहे थे। उम्र के साथ साथ वो मुझसे आगे चल रहे थे, ठीक है। और जो लिखते थे, मैं उनको पढ़ना भी चाहूं तो ये मानेगा बड़ा मुँह छोटी बात हो जाएगी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता और कभी कंकरिया उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कई फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रौद्र माने गुस्से का रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि से पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा तिरस्कार करें। अब देखेगा, जब उसे मौका मिलता था छोटे वाले बच्चे को, तो वह मौका पाकर के घर से निकल जाता था, यानी कि हॉस्टल से निकल जाता था, जा करके खेलना शुरू करता था। वहाँ जो बच्चे मिलते थे उनके साथ में खेलना कूदना शुरू करता था। जब वापस लौट करके आता था और जैसे ही दरवाजे पर आता था तो भाई, जो बड़े भाई हैं, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर, अर्थात उनके गुस्से के रूप को देख करके मौन हो जाता था, कुछ बोल नहीं पाता था। वो एक ही आवाज में हमेशा बोलते थे, कहाँ थे, ठीक है। तो मेरे पास कोई जवाब न बनता था, ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जी चाहे पढ़ लो, नहीं तो एरा गैर नथु खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ
दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। बड़े भाई सब समझा रहे हैं उसे कि अंग्रेजी का विषय है, अंग्रेजी में पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, किसे ऐरा गया नथु कैरा कोई भी पढ़ लेगा। तुम घूमने फिरते रहते हो, जो तुम्हारा मन करता है वो करते हो। क्या तुमने मुझे कहीं आते जाते देखा है, फिल्म देखते हुए देखा है, किसी मैच को देखते हुए देखा है? तुमने मुझे कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। और तो और तुम और उससे क्या सीख लोगे, तुम उससे भी सीख लेना नहीं चाहते। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल बड़ा रहता हूं, फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अब देखेगा, कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूं, मैं कई घंटे पढ़ता हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, मैं एक दर्जे में कई साल लगा देता हूं। और तुम तो पढ़ते ही नहीं, तो तुम तो कभी पास ही नहीं होगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो तुम यहां से उठो और जाओ, तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने क्या किया? लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बात कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति मान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की कोशिश मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगा, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम करता। अब देखिएगा, पहले जब भाई साहब कहते तो बुरा लगता था, मन करता था घर वापस चला जाऊं, लेकिन 2 घंटे के बाद में वो निराशा टूट जाती और बादल फट जाते थे, छट जाते थे। फिर मन करता कि चलिए ठीक है, टाइम टेबल बना लेता हूं। और टाइम टेबल इस कदर बनाया जाता है कि सवेरे से लेकर के रात के 11 बजे तक विषयों का पढ़ा जाने लगा। अगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से किसी की याद न रहती। और भाई साहब को फिर नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे पर इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सिलटकी मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदि मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को। अब देखेगा,
जो भाई साहब दिन रात पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और मैं बहुत कम पढ़ता हूं और मैं पास हो जाता हूं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ में। अब होता क्या है, जब भाई साहब फेल हो जाते हैं तो लेता हूं, सोचता हूं कि नहीं आड़े हाथ लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्म अभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत क्या, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हैंकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। अगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उनके चित्त से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका भी प्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर इसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाह करें पर अभिमान ना करें, इतराए नहीं। अभिमान क्या और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार क्या था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथों बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। इस बात को समझाते हुए बड़े भाई कह रहे हैं कि मैंने तो मन में यह बना लिया था कि अब ये मुझे कुछ कहेंगे तो मैं इनसे लड़ जाऊंगा, इनको सुना दूंगा, इतनी सारी बातें कहूंगा कि इनको बोले नहीं दूंगा। लेकिन जब भाई साहब को गुस्सा आया तो उन्होंने बताया कि एक दर्जे में तुम पास हो गए हो तो तुम क्या समझते हो कि तुमने जो है तीर मार लिया है ना। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे कह डाली जो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में इससे कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खा न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना पड़े, आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वीं जगह है, हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक नाम के पीछे 2 चहाराम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बहुत खुद की पनाह। ए बै जय की जगह ए जय बै लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इनसे नहीं पूछता कि आखिर ए बै जय और ए जय बै में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी है भात, दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षणों को क्या परवाह जो पुस्तकों में लिखा है।
चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा, और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के रटने से फायदा, इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधा लंब से दुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजना दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफात याद करनी होंगी। कहाँ दिया समय की पाबंदी, एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोल कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर इसने होने लगता है। अब देखिएगा, उसने कहा कि आगे बढ़ना है तो कुछ करना है। भैया ने तो बहुत सारी बातें मुझे कह दी हैं, लेकिन मैं भी कुछ स्पेशल करके ही दिखाऊंगा, है ना। इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है। इसी के साथ स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। देखिएगा, एक बच्चा इतना परेशान है कि उसने सीधा सीधा टारगेट अब अपने अध्यापकों को भी कहना शुरू कर दिया। कह रहा है सीधा कि इन अध्यापकों को भी तमीज नहीं है और ये अपनी बात रखने से कभी नहीं चूकते। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल के भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिर बांधे नहीं पछताएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास आने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था। अब देखिए बच्चा कह रहा है, छोटा बच्चा, कि अगर मैं पास हुआ हूं, अव्वल दर्जे में आया हूं, और वो भी मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया है, जब मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ रही हैं, अगर गलती से मैं फेल हो गया तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, ये ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों ओर का साजीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सकता है। अब देखेगा, अगली बार, पिछली बार तो भाई साहब फेल हो ही गए थे, है ना। पिछली बार भाई साहब फेल हुए थे, ठीक है, और भाई पास हुआ था। फिर से दोबारा वही आलम हुआ है कि फिर से भैया फेल हो गए हैं और भाई पास हो गया है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैं इस कमीने विचार को दिल से
बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझसे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही कोई असर हो कि दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबर से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वेच्छाता भी बढ़ी और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह बंद हुआ। मुझे कनकोएं उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोएं उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर अपनी मनमानी शुरू कर दी है। कहता है कि मैंने यहाँ अपनी मनमानी शुरू कर दी है। मैं अब भाई साहब की कोई बात सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब भाई साहब से कुछ नहीं हुआ तो उनकी बात क्यों मानूं। लेकिन मैं उनको यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं अब उनकी कोई बात नहीं मानता, उनका लिहाज नहीं करता हूँ। एक दिन संध्या समय होटल से दूर में एक कनकवा लूटने बेतहाशा दौड़ जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मनुष्य आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा सुरंग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालक की एक पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तो शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8 जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाज पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारा आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना कर लो। अब देखिए बड़े भाई साहब ने उससे क्या किया। वह पतंग उड़ाने लगा। भाई को सोचता था कि उनको पता ही नहीं है। एक दिन वो पतंग के पीछे पीछे भाग रहा था। उधर से भाई साहब आगे, टक्कर दोनों की हो गई। भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। भाई साहब ने फिर से सुना दी खरी खोटी कि तुम सोचते होंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो हर बार फेल हो जाता हूं, मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर सारी बातें बताई कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी
शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज़्यादा है। देव ने करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराए, ना बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादी ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंधन अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी बात जह लग रही है। बड़ा भाई समझाया छोटे भाई को, छोटा समझता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे क्या समझाएंगे, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भैया भले ही क्लास में फेल हो रहे हो, लेकिन ये जनरेशन गैप उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं उनकी इन युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने की को मन नहीं करता, मेरा जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बे रहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ता रहा। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये बात कही गई है इस कहानी में कि हमें कभी भी किसी को हल्का नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर बड़े भाई साहब थे, वो भले ही फेल हो रहे थे, लेकिन वह जो जनरेशन गैप लेकर के चल रहे थे, उम्र लेकर चल रहे थे, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म होती है। लेते हैं शब्द अर्थ। तालीम, शिक्षा, पुख्ता, मजबूत, नसीहत, उपदेश, शालीनता, नम्रता, फजीहत, अपमान, खुराफात, बेहुदा, इबारत, लेख, अव्वल, प्रथम, हमदर्दी, सहानुभूति, हिमाकत, मूर्खता, रौद्र, भयानक, हैकड़ी, सेखी, अभिमान, तिरस्कार, अपमान, आतंक, भय, ताज्जुब, आश्चर्य, अधिपत्य, सरदारिया, स्वामित्व, कांतिहीन, चमक से रहित, निपुण, होशियार। तो ये था प्यारे बच्चों आपका अध्याय, ये होता है यहीं पर ख़त्म। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।